में भी नज़र आ रहा होगा, ये पेक्टोरल रीजन है जहाँ पे दो मसल्स आपको राइट एंड लेफ्ट नजर आ रहे हैं। पेक्टोरल रीजन इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट। ये देखिए एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट पे है। यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, मसल्स होते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, फेशिया वगैरह, वो बाद में देख लेते हैं। और ये मसल्स क्या काम कर रहे होते हैं चेस्ट को, ये देखिए यहाँ पे पेक्टोरल रीजन से मसल्स आएंगे, ओरिजिनेट होंगे, आके अपर लिम्ब के ऊपर अटैच होंगे। वो वाले मसल सारे पेक्टोरल रीजन के हैं जो लिम्स को अटैच करें अपर लिम्ब के साथ। सही है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से मसल्स हैं, वन बाय वन। अच्छा, ये जितने भी हम मसल पढ़ेंगे ना वन बाय वन, हर एक का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और फंक्शन, ये हर एक के आने चाहिए आपको। तो कौन कौन से मसल हैं? सबसे पहला मसल है पेक्टोरलिस मेजर। जिस मसल के साथ भी मेजर लिखा हुआ होता है इसका मतलब है वो लार्ज मसल है, इसके साथ माइनर लिखा है इसका मतलब है वो स्मॉल है उससे। पहला पेक्टोरलिस मेजर, ये सबसे ऊपर वाला वो ही होता है। ये ऐसे लेयर्स में पड़े होते हैं, कुछ मसल लेयर में होते हैं, कुछ आगे पीछे होते हैं। सबसे ऐसे ऊपर सुपरफिशियल कौन सा है? पेक्टोरलिस मेजर। इसके नीचे यानी पेक्टोरलिस के नीचे कौन सा है? पेक्टोरलिस माइनर। फिर सब क्लेवियस आता है। सब क्लेवियस ऐसे लेयर्स में नहीं पड़ा हुआ, ये एक अलग से मसल है। फिर स्ट्रेटस एंटीरियर आ जाता है। स्ट्रेटस एंटीरियर ऐसे यहाँ पे पीछे वाली साइड से। अच्छा, इसके बाद पढ़ेंगे क्लेविपेक्टोरल फेशिया। फेशिया एक्चुअल में क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट सी होती है, और कनेक्टिव टिश्यू की ये शीट्स पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हुई होती है। होती ये एक ही शीट है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, कंटिन्यूएशन होती है, एक रीजन से दूसरे रीजन में कंटिन्यू हो रही होती है। लेकिन हर रीजन में इसका अपना एक नाम होता है। जिस रीजन में ये पहुंच जाती है वहाँ इसका नाम बदल जाता है, रहती हुई है ये। तो जैसा कि यहाँ पेक्टोरल रीजन, और इवन यहाँ पे जब हम एक्सिला पढ़ेंगे, एक्सिला वाले रीजन में इसका नाम है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अच्छा, फिर देखेंगे विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है, फिर एक्सिला की तरफ आएंगे। पहले इसको देख लेते हैं पेक्टोरल रीजन को। जैसा कि हमने पहले बात की है कि पेक्टोरल रीजन ये चेस्ट वाला रीजन है। इसके अंदर पहला मसल जो मेजर है वो पेक्टोरलिस मेजर है, सबसे सुपरफिशियल है। जैसा कि पहले मैंने बताया था फैन शेप है। आपको डायग्राम देखते जाओ, स्लाइड में नजर आ रही होगी, कलर जो आपको मसल नजर आ रही है वो सारे का सारा पेक्टोरलिस मेजर है। इसके दो हेड होती हैं। जब हम एमएमडी कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको शायद बताया था। एक इसका क्लेविकुलर हेड होता है जो क्लेविकल से ओरिजिनेट करेगा, और दूसरा इसका स्टर्नोकोस्टल हेड है, यानी स्टर्नम कोस्टल कार्टिलेज, ये जो कोस्टल कार्टिलेज है, इन दोनों से जो हेड ओरिजिनेट कर रहा वो स्टर्नोकोस्टल हेड है। क्लेविकुलर हेड कहाँ से ओरिजिनेट इसका करेगा? हाँ जी, ये मीडियल हाफ अगर देखें क्लेविकल का, ये क्लेविकल है, ये इसका मीडियल हाफ लेटरल हाफ, मीडियल हाफ के फ्रंट से इसका ओरिजिनेट कर रहा है क्लेविकुलर है। ये वैसे ओरिजिनल इंसर्शन हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों। और इसका स्टर्नोकोस्टल हेड कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? स्टर्नम और अपर 6 कोस्टल कार्टिलेज, 1 2 3 4 5 6, इन कोस्टल कार्टिलेज और इसी रीजन के अंदर जो स्टर्नम है, यहाँ सब से इसका स्टर्नोकोस्टल हेड ओरिजिनेट कर रहा है। एक हेड यहाँ से आ गया और बाकी यहाँ से आ गया, ये हेड। और जाके ये इंसर्ट कहाँ पे होगा? बाइसेप्टल ग्रूव जो हमने पढ़ी थी, ये बाइसेप्टल ग्रूव थी। इसका ये जो लेटरल लिंब है यहाँ पे अटैच होता है, इंसर्ट हो जाता है। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जैसे जिससे मसल की नर्व सप्लाई याद रखी जा सके, ये याद करनी पड़ती है। और इवन के जब आप टेस्ट वगैरह देते हो, कोई भी किसी भी किस्म का एनाटमी का पेपर देते हो, उसमें कहीं ना कहीं पूछी जाती है नर्व सप्लाई। कभी किसी मसल की पूछ ली जाती है, कभी किसी।
इवन के जब आप मैनुअल मसल टेस्टिंग कर रहे हो तो मैं तो फिलहाल आपको नहीं करवा रहा था, लेकिन वहाँ भी लिखी जाती है इसकी नर्व सप्लाई। तो यहाँ अब जब आप एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट हो गए हो तो अब अगर आप एमएमटी लिखोगे उसके अंदर उसकी नर्व सप्लाई भी लिखोगे। सही है, इसी वजह से क्यों टांगे मारती हैं? अच्छा, इसका एक्शन क्या है? ये देखिए इस लिप के ऊपर लगा हुआ लेटरल लिप के ऊपर, तो इधर से ओरिजिनेट कर रहा है, जब इधर से खींचेगा तो मीडियल रोटेशन हो जाएगी। सही है, एक इसका नाम मीडियल रोटेशन है और दूसरा एडक्शन है। आज की जो हमने पढ़ी थी एडक्शन, ये एडक्शन मिड की तरफ पढ़ी जाता है। साफ पता चल रहा है यहाँ से ओरिजिनेट करके यहाँ लग रहा है, तो कुछ रोटेशन करवाएगा कुछ एडक्शन करवाएगा। सही है, ऐसे। अच्छा, क्लेविकुलर हेड हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ द आर्म, यानी इसका जो क्लेविकल से हेड आ रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है लोकी फ्लेक्शन, इसकी शोल्डर की फ्लेक्शन, तो वो यहाँ से यहाँ तो ऐसे थोड़ी बहुत असिस्ट करता है ये बाकी मसल्स को। डेल्टोइड के इंटीरियर फाइबर हमने पढ़े थे उनकी, और जो बाइसेप था उसका लॉन्ग हेड भी हेल्प करता है। पेक्टोरालिस माइनर की बात करते हैं, ये क्या है? पेक्टोरालिस माइनर इसके नीचे पड़ा होता है, इसकी दूसरी लेयर जो अंदर की तरफ है वो पेक्टोरालिस माइनर ने बनाई हुई है। अच्छा, और इसका ओरिजिन कहाँ से है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब क्लोज टू देयर कोस्टल कार्टिलेज। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब, फर्स्ट, सेकंड छोड़ दें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब, ये जो तीन रिब्स हैं इनका ये जो जंक्शन है कोस्टल कार्टिलेज के करीब, ये जो जंक्शन है यहाँ जहाँ मेरी दो उंगली है करीब, जो इसका पार्ट है कोस्टल कार्टिलेज का, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब के ऊपर से, और ये जाके इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? कोराकोइड प्रोसेस, ये कोराकोइड प्रोसेस यही है ना। तो क्या कर रहा है? यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ जाके इंसर्ट, इसलिए इसको माइनर बोला था। वो मेजर तो इधर से, मेजर क्या था? इधर से ये सारा इधर तक आ रहा था, लेटरल लिप था, और ये माइनर देखे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आ रहा है छोटा सा, इसलिए इसको माइनर बोला था। अच्छा, यहाँ पेक्टोरालिस लिखा हुआ है ना, लेकिन इसको जल्दी जल्दी बोलने के लिए सिर्फ पेक्ट भी बोल दिया जाए, पेक्ट मेजर, पेक्ट माइनर। अच्छा, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये नर्व के नाम जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ेंगे उसमें आ जाएंगे सारे, लेकिन आपको वहाँ पे भी याद रखने हैं, यहाँ पे याद रखने हैं, तो साथ साथ याद करिए। अच्छा, ये अब काम क्या करेगा? जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डिप्रेशन करेगा शोल्डर की। शोल्डर की डिप्रेशन क्या है? ये इससे नीचे, ऐसे ही ये नीचे शोल्डर की डिप्रेशन। ड्रा द हिप अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन, जब गहरा सांस ले रहे होते हैं तो रिब्स को, जिन रिब्स के ऊपर ये अटैच हुआ है उनको अपवर्ड भी लेके जाता है और आउटवर्ड भी लेके जाता है। सही है, यहाँ से यहाँ जब ये खींचेगा तो शोल्डर को डिप्रेस भी करेगा और रिब्स को अपवर्ड भी लेके जाएगा, थोड़ा आउटवर्ड भी लेके। अच्छा, अब आते हैं किसको? शोल्डर को। सिर्फ ये एक मसल थोड़ी काम कर रहा है, बाकी भी मिल के काम कर रही है, तो हम रिजल्टेंट इसका पढ़ रहे हैं। असल में क्या उसमें हो रहा होगा? अब ऐसे थोड़ी होगा कि ये एक ही मसल है, ये करेगा नीचे चला जाएगा, साथ और भी कोई काम कर रहा होगा उसका। अच्छा, subclavius is small muscle which is located directly underneath the clavicle horizontally. ये क्लेविकल है, इसके नीचे। हमने जब क्लेविकल का ये पढ़ा था स्ट्रक्चर, इसके नीचे सबक्लेवियस ग्रूव पड़ी थी मिडल पार्ट के नीचे, तो ये वहां से ओरिजिनेट कर रहा है। नहीं, वहां से ओरिजिनेट नहीं कर रहा, वहां इंसर्ट हो रहा है।
सबक्लेवियस ग्रूव जो क्लेविकल के नीचे है, मिडल 1/3 पार्ट ऑफ क्लेविकल के नीचे हमने सबक्लेवियस ग्रूव पढ़ी थी, वहां पे जाके ये इंसर्ट हो रहा है और ओरिजिनेट कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट ट्रिप एट जंक्शन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। ये फर्स्ट ट्रिप है, ये इसका कोस्टल कार्टिलेज है, इसका ये जो जंक्शन है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ यहाँ तक छोटा सा कितना सा, ये जंक्शन जो फर्स्ट ट्रिप का कोस्टल कार्टिलेज का है यहाँ से ओरिजिनेट किया और साथ में ये क्लेविकल की सबक्लेवियस ग्रूव है यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सही है। और इसकी नर्व सप्लाई बड़ी आसान है, नर्व टू सबक्लेवियस, इसका नाम ही, इसकी नर्व का नाम ही ये है, नर्व टू सबक्लेवियस। सही है, तो ये आसानी से याद हो जाता है। हर मसल की एक नर्व सप्लाई, बहुत सारों के मिलते जुलते भी हैं। जब हम नर्व्स पढ़ेंगे ना, मीडियन, अल्नर, रेडियल, मस्कुलोक्यूटेनियस और बाकी छोटी छोटी है, मीडियल पेक्टोरल, लेटरल पेक्टोरल, सुप्राक्लेविकुलर, ये सारी जब मसल पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी मसल्स को सप्लाई भी कर रही है। तो जब एक नर्व पढ़ेंगे जितने मसल्स को वो सप्लाई कर रही है वो इकट्ठे भी देख लेंगे तो वहाँ से याद रखना वो ईजी होगा। अच्छा, फिक्सिंग द क्लेविकल ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ शोल्डर, ये देखें जब शोल्डर मूव करता है, ये यहाँ से लगा हुआ है, लगी हुई है, जब शोल्डर मूव करता है ना उसके साथ आपका स्कैपुला भी मूव कर रहा होता है और उसके साथ क्लेविकल भी ऐसे आगे पीछे रोटेट हो रही होती है। तो ये क्या करता है, जब हम शोल्डर की मूवमेंट कर रही होती है ये ज्यादा रोटेशन नहीं होने देता क्लेविकल, क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा रोटेशन होगी शोल्डर का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो ये क्या करेगा, जब शोल्डर की मूवमेंट हो रही होगी क्लेविकल को अपनी जगह पे फिक्स करके रखेगा, स्टेबल करेगा। ये डायग्राम सारी आपके सामने बनी हुई है, वहां से बहुत अच्छी समझ आ रही है। अच्छा, serratus anterior. Serratus anterior muscle is located more laterally in the chest wall and form the medial border of axilla. अब axilla का medial border ये है अंदर डीप वाला, ये medial border ये इधर लेटर। axilla किसको कहते हैं? अंडर आर्म। तो अंडर आर्म का ये वाला जो इसका मीडियल बॉर्डर है ये इसका इधर ह्यूमरस ने लेटरल बॉर्डर बनाया है। सही है, तो यहाँ पे सिरेटस एंटीरियर है, इसमें एक्सिला का मीडियल बॉर्डर बनाया है और ओरिजिनेट ये कहाँ से कर रहा है? अपर 8 रिब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 रिब से ओरिजिनेट कर रहा है। कितना बड़ा ओरिजिन है। और ये इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर एंड इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। ये अब स्कैपुला की बारी आ गई है। ये देखिए यहाँ से ये ओरिजिनेट करके आ रहा है और स्कैपुला का ये इंफीरियर एंगल पड़ा था, ये इंफीरियर एंगल पे लग रहा है और मीडियल बॉर्डर ये वाला मीडियल बॉर्डर है और इस पे एंटीरियर एस्पेक्ट ये यहाँ पे रिब्स लगी हुई है। यहाँ से आया अपर 8 रिब से, यहाँ से होता हुआ इधर लगा, ये इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला और ये मीडियल बॉर्डर था इधर वाला। मीडियल बॉर्डर का ये जो अंदर यहाँ पे रिब्स जुड़ी हुई है, ये सामने स्कैपुला के ऊपर रिब्स जुड़ी है, जहाँ पेच लगा दी है इसने क्योंकि मेरी उंगली जा नहीं रही उस तरह। वो वाला इसका एंटीरियर एस्पेक्ट पे जाके इसका इंसर्शन हो रहा है, एक तो इंफीरियर एंगल पे और दूसरा ये मीडियल बॉर्डर के अंदर की तरफ। पेपर में मेरा क्लैरिकल देने का पर्पस भी यही था, स्कैपुला का, कि आगे बहुत सारे मसल ऐसे आ रहे हैं जो स्कैपुला की तरफ जा रहे हैं। ये क्योंकि ये जुड़ा है इसलिए मैं अंदर ले जाते हुए देखा। हाँ ये देखें, ये इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला ये वाला मीडियल बॉर्डर ये सही है। इस मीडियल बॉर्डर के
ऊपर से आगे, ऊपर से घूम के आगे किधर अंदर। हाँ, ऊपर से कैसे आएगा? इंफीरियर एंगल पे आ रहा है, इंफीरियर एंगल से टर्न हो गया नीचे से। अच्छा, ये क्या करेगा? स्कैपुला को आगे की तरफ ड्रॉ करेगा, जैसे प्रोट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। उस दिन मैंने बताया था कि ये स्कैपुला आगे की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे स्कैपुला को आगे की तरफ ड्रॉ कर रहा है। इसके अलावा स्कैपुला को रोटेट करता है जब हम आर्म को 90 डिग्री से ऊपर लेके जा रहे हैं। जब तक, ये बात याद रखना, एक आगे हम पढ़ेंगे ग्लिनो-ह्यूमरल रिदम। ग्लिनो-ह्यूमरल रिदम क्या होता है? जब हम आर्म को उठा रहे होते हैं ना, तो 1 डिग्री हमारा स्कैपुला रोटेट हो रहा होता है, 2 डिग्री आर्म एलिवेट हो रही होती है। समझ आई इसकी? ये पेपर का क्वेश्चन है, ग्लिनो-ह्यूमरल रिदम। जब हम 90 तक पहुंचते हैं ना, 90 तक, उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ आर्म ही एलिवेट हो रही होती है, यानी सिर्फ ह्यूमरस ही ऊपर जा रही होती है। लेकिन 90 से ऊपर जितनी भी हमारी यहाँ तक मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 डिग्री ह्यूमरस ऊपर जाता है और उसके साथ 1 डिग्री पीछे स्कैपुला रोटेट हो जाता है। ये जो रेशो चल रही है स्कैपुला की रोटेशन की और ह्यूमरस के ऊपर जाने की, इस रेशो को कहते हैं ग्लिनो-ह्यूमरल रिदम। ग्लिनो-ह्यूमरल रिदम, ये देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आती क्या होगा। स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से 90 डिग्री तक तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस ऊपर गई है 90 तक, अभी तक स्कैपुला पीछे रोटेट नहीं होगा। 90 से ऊपर, ये देखें 2 डिग्री ऊपर लेके गया, जब मैं 2 डिग्री ऊपर लेके गया हूँ, इसके साथ साथ पीछे स्कैपुला भी 1 डिग्री रोटेट हो गया। फिर इसके बाद 2 डिग्री ऊपर लेके गया हूँ, इसके साथ स्कैपुला फिर 1 डिग्री और रोटेट हो गया। ऐसे ही रोटेशन ऊपर तक होती जाएगी। इसीलिए जब फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको स्कैपुला को ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते, और जब वो स्कैपुला के ऊपर फोकस नहीं करते, उसको मैनेज नहीं करते, कभी भी उस फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट का हाथ इससे ऊपर जाता ही नहीं। सही है? तो यहाँ पे ग्लिनो-ह्यूमरल रिदम भी हमारा कवर हो गया। तो जब यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कैपुला को ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा होता है, और ये रोटेट कौन सा मसल कर रहा होता है? सेरेटस एंटीरियर, जो अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब है इसका काम ग्लिनो-ह्यूमरल रिदम को मेंटेन रखना है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया, किसी पेपर में मैंने आया देखा जब मैं पढ़ाता था, आपका तो बता दूं। क्लेविपेक्टोरल फेशिया मैं पहले बता चुका हूँ, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर है जो कि पेक्टोरल रीजन में है और आगे जा रही है एक्सिलरी रीजन में, एक्सिला में भी ये कंटिन्यू हो रही है। और ये जो है फेशिया, ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसने किन चीज़ों को सराउंड किया हुआ है? इस रीजन के अंदर और एक्सिला के रीजन के अंदर जितने भी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, या कोई नोड्स हैं, लीफ नोड्स हैं, उन सब को इसने सराउंड किया हुआ है। क्या? नर्व, ब्लड वेसल और जो लीफ नोड जो पेक्टोरल रीजन में है या एक्सिलरी रीजन में है, उन सब को सराउंड किसने किया हुआ है? यानी वो सारी चीजें इसके अंदर लिपटी हुई है। अच्छा, क्लेविपेक्टोरल फेशिया आर्थिक बाइलैटरल कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर डीप टू पेक्टोरलिस मेजर, यानी ये कहाँ पे है? ऊपर पेक्टोरलिस मेजर है, उससे नीचे क्लेविपेक्टोरल फेशिया, उससे नीचे पेक्टोरलिस माइनर। सही? ऐसे ही सीक्वेंस में बाहर से अंदर की तरफ ये चीजें पड़ी हुई। और ये जो लिखा है ना बाइलैटरल, तो इसका मतलब है एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है। अच्छा, इट एक्सटेंड सुपीरियरली फ्रॉम द क्लेविकल मीटली फ्रॉम द, ये इसका ओरिजिन लिखा हुआ है कहाँ से ये ओरिजिनेट करके आ रहा है। एक्सटेंड सुपीरियरली फ्रॉम द क्लेविकल। अच्छा, डायग्राम जो इसकी बनी हुई है वो देखें, बड़ी अच्छी समझ आ रही है इसकी डायग्राम से। ऊपर देखें तो क्लेविकल बड़ी आपको नजर आ रही होगी, आ रही है नजर, और ये जो एक वाइट सी शीट आपको नजर आ रही है, ये वाइट सी शीट ऊपर क्लेविकल के साथ भी अटैच है, नजर आई?
अच्छा, फिर इमीडिएटली फ्रॉम द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ये देखें, ये कोस्टल कार्टिलेज और ये रिब्स, इनको कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ये वाले जो जंक्शन बनते हैं। तो ऊपर क्लैविकल से भी ये स्टार्ट हुई, इन कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से भी स्टार्ट हुई, फिर इसके अलावा एंड सुपीरियर लेटरली फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस, इधर कोराकोइड प्रोसेस है, ये सारी जगह से ये निकल रही है, यहाँ से कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से, और ये ऐसे आ रही है, रिब्स को कवर करती हुई आ रही है। The fascia converge in axilla where it acts as protective structure over the neurovascular structure of the axilla. यहाँ पे तो जो नर्व, लिम्फ नोड और ब्लड वेसल को इसने सराउंड किया था, उसके बाद कंटिन्यू होकर जब ये एक्सिला में आ गई, यहाँ पे एक्सिला के अंदर ये पहुंच गई, यहाँ पे तो एक्सिला के अंदर भी जो नर्व पड़ी थी, जो ब्लड वेसल पड़ी थी, जो लिम्फ नोड पड़े थे, यहाँ भी आगे उसने सराउंड कर लिया। इसके बाद क्या होना है, जब दूसरे हम रीजन पढ़ेंगे, ये एक्सिला से कंटिन्यू होकर बैक की तरफ आ जाएगी, फिर पेल्विस वाले रीजन में, फिर इवन के लोअर रीजन में, अपर रीजन में, हर तरफ चली जाएगी। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, जिस रीजन में जाएगी वहां इसका नाम बदल जाएगा। ये आप लोग ना बाद में रट्टे लगा रहे होते हो कि हर रीजन में अपना एक ये फेशिया है, कहीं उसका नाम डीप फेशिया है, कहीं कुछ है, कहीं सुपरफिशियल फेशिया है, बहुत सारे नाम हैं इसके। हर रीजन में ये चीज़ वही है, कंटिन्यू होके आ रही है दूसरे रीजन से, लेकिन नाम इसका बदला। तो ये कोई अलग सी चीज़ नहीं होगी, वही जो पीछे से चीज़ चलती आ रही है उसकी कंटिन्यूएशन होगी। क्योंकि आप सारी एनाटॉमी एक ही बार तो नहीं पढ़ते, आप पहले एक रीजन पढ़ते हो, फिर दूसरा पढ़ते हो, फिर तीसरा पढ़ते हो, हर रीजन में अलग नाम लिखा होता है, तो आपको नहीं समझ आती ये किधर से आ गया, ये कोई अलग सी चीज़ है, तो अलग से चीज़ वो नहीं होगी। सही। अच्छा, अब कौन कौन सी जो नर्व हैं, जो कि और नर्व और ब्लड वेसल्स वगैरह हैं जो इस जिनको इसमें सराउंड किया हुआ है। दूसरी बात है, यहाँ से अगर ब्लड वेसल को इसने कवर किया हुआ है और वो ब्लड वेसल यहाँ से निकल के या अपर लिम्ब की तरफ आनी है या ऐसे नीचे की तरफ जानी है, तो फेशिया तो हो सकता है दूसरी तरफ निकल जाए, तो पियर्स करना इसके यानी बीच में से गुजर जाना। पियर्स करना मतलब पता है, जैसे सुई को कपड़े में से गुजार के दूसरी तरफ निकाल दें, ये क्या है, पियर्स करना। सही है, किसी चीज को ऐसे बीच में से गुजर के दूसरी तरफ अगर निकल जाए तो वो होता है पियर्स करना। तो यहाँ पे जो फेशिया है उसमें से ब्लड वेसल नर्व पियर्स करके ऐसे अपर लिम्ब की तरफ निकल आएगी और आगे कंटिन्यू होगी। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्सिला के रीजन के अंदर क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके अपर लिम्ब की तरफ जा रही है, वो नीचे आपके सामने चीजें लिखी होंगी। लेटरल पेक्टोरल नर्व पियर्स करके जा रही है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, तो इसका मतलब ये ऐसी आर्टरी है जो एक्रोमियल प्रोसेस हो स्कैपुला को भी सप्लाई करेगी, इसके अलावा थोरेसिक रीजन के स्ट्रक्चर्स को भी सप्लाई करेगी। ये किसी की ब्रांच है, ये कुछ अलग से आर्टरी नहीं, ये एक आर्टरी की ब्रांच। इसके अलावा सिफेलिक वेन और इसके अलावा कुछ लिम्फ वेसल्स जो कि ये अपर लिम्फ में से लिम्फ को लेके यहाँ पे आ रही है थोरेसिक रीजन की तरफ। आप में से कोई बता सकता है अपर लिम्फ के अंदर हमारी आर्टरीज कौन कौन सी हैं? रेडियल और अल्नर। फिलहाल इतनी आपके लिए बड़ी है। कौन सी आर्टरीज है? अपर लिम्ब के अंदर वेन्स कौन कौन सी है? रेडियल और वेरी गुड। ये वही है जो मैंने कहा था आज से 6-7 साल पहले, और ऐसा नहीं है, खुद से भी किसी ने ऐसे ही पूछा। अपर लिम्ब के अंदर ना तो रेडियल वेन होती है ना अल्नर वेन,
बल्कि एक ब्रेकियल वेन होती है और एक सिफेलिक वेन होती है। बस रख दिया नाम। अब देखें यहाँ जो आपके थंब की तरफ है ये ब्रेकियल है और ये सिफेलिक है, ऐसे दो वेन्स कंटिन्यू हो रही होती है, यहाँ आके जुड़ के एक ही बना देती है। उसको कहते हैं, यहाँ वाली को क्या कहते थे, ब्रेकियल वेन, ब्रेकियल वेन। यहाँ बेजेलिक है, ये बेजेलिक है, ये सिफेलिक है। बेजेलिक और सिफेलिक दोनों मिलके यहाँ पे बेजेलिक ब्रेकियल वेन बनाती है। ब्रेकियल वेन फिर आगे कंटिन्यू हो जाती है एक्सिलरी वेन के साथ। हाँ, टेम्परेचर पल्स होती है और रेडियल आर्टरी की होती है। हमेशा पल्स आपको आर्टरी की फील होती है, वेन की नहीं होती। किसकी? आगे बंदी ये आर्टरी है और ये वेन है। अच्छा एक और आपको चीज बताऊं, आपको वेन नजर आ रही है तो आर्टरी नजर नहीं आती, तो ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है वेन, बता तो रहा हूँ, जो नजर आती है वो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है। मोस्टली आर्टरीज नजर नहीं आ रही है। जो भी आपको ये ब्लैक से लाइट ब्लैक से नजर की ब्लड वेसल है, ये सारी वेन। अच्छा अब कुछ समझ आ गई? अपन में बेजेलिक वेन और सिफेलिक वेन होती है, थंब की तरफ बेजेलिक होती है। इसको याद ऐसे रखा जा सकता है BC, नहीं तो ये मिक्स हो जाती है कि बेजेलिक किधर है सिफेलिक किधर है, दोनों आगे मिल के जाके यहाँ पे ब्रेकियल वेन बनाती है। अच्छा एक और बात सुने, ये भी आप लोगों को कंफ्यूज कर देती है चीजें। जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों ने मिलके क्या बनाई थी, ब्रेकियल वेन। ब्रेकियल वेन आगे जब कंटिन्यू होगी एक्सिला वाले रीजन में पहुंचती है, होती वही ब्रेकियल वेन है, लेकिन क्योंकि एक्सिला वाले रीजन में पहुंच गई है इसलिए उसका नाम बदल गया। तो इसका मतलब है ये दो अलग चीजें नहीं है, बेजेलिक की तरह ब्रेकियल अलग अलग। यही तो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि चले या मैं एक रस्सी अगर बांध दूं, उधर से लेके इधर तक रस्सी बांध दूं, इधर से इधर तक जब वो पहुंची उसका मैंने कोई एक नाम रख दिया, यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो उसका एक और नाम रख दिया। है तो वो एक ही, लेकिन क्योंकि रीजन बदलते जा रहे हैं नाम बदलता जा रहा है। सही, इधर वाले रीजन का कुछ और नाम था, इधर का कुछ और, इधर का कुछ और, आगे कुछ और। आर्टरीज और वेन्स भी बिल्कुल इसी तरह, चीज एक ही है, रीजन वाइज उनका नाम बदलता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बेजेलिक और सिफेलिक कह रहा हूँ, इधर आगे ब्रेकियल कह रहा हूँ, आगे एक्सिलरी कह रहा हूँ। अच्छा अब क्या है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। पेपर में भी अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है या वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये क्लिनिकल है आप। अब ये जो हमारा सीरेटस एंटीरियर मसल है ना, जो हमारा सीरेटस एंटीरियर मसल है, इसका जो काम आपने पढ़ा वो तो है ही है। इसके अलावा इसका काम है स्कैपुला को रिब्स के साथ दबा के रखना। सीरेटस एंटीरियर का काम क्या है, स्कैपुला के खासतौर पे मीडियल बॉर्डर को, क्योंकि लगा इधर उधर, अगर हमने इसका इंसर्शन पढ़ा था इधर लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है, सही। तो इसका काम क्या है, मीडियल, वैसे तो सारे के सारे स्कैपुला को, लेकिन खास तौर पे इसका ये वाला जो मीडियल बॉर्डर है इसको अटैच करके रखना रिब्स के साथ, सही।
अगर ये मसल वीक हो जाए, पैरालाइज हो जाए, डैमेज हो जाए, या इसको जो नर्व सप्लाई कर रही है वो डैमेज हो जाए, तो ये मसल पैरालाइज हो जाएगा। इसको कौन सी मसल नर्व सप्लाई कर रही थी? लॉन्ग थोरैसिक नर्व। हाँ जी, दोबारा देख लो। लॉन्ग थोरैसिक नर्व इसको सप्लाई कर रही थी सेरेटस एंटीरियर को। तो अगर ये मसल पैरालाइज हो जाए किसी भी वजह से, क्या होगा? ये स्कैपुला रिब्स के साथ ऐसे जुड़ा नहीं रह सकता, ये यहाँ से ऐसे उठ जाता है, रिब्स से अलग हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इसको वैसे तो देखने में भी ये अच्छा खासा पता चल जाता है, देख के ही पता चल जाता है कि इसकी ये नर्व डैमेज है या इस मसल की पैरालिसिस हो गई है। लेकिन इसका एक टेस्ट भी है विंगिंग ऑफ स्कैपुला का। क्या टेस्ट है? इधर आओ, ये मोबाइल आपको दीवार को दबा लगा, सीधा सीधा करें। ये देखें क्या पहले, ये देखिए इसका ये मसल वीक है। जब भी ये सेरेटस एंटीरियर मसल वीक किसी का होता है तो क्या होता है, उसका जो स्कैपुला है वो रिब्स से हट जाता है। ये देखें, ये साफ हटा हुआ नजर आ रहा है। ये मेरी उंगलियां, इसकी रिब्स और क्लैविकल इसके स्कैपुला इधर भी यहाँ भी आ गई, तो इसका मतलब है ये हट गया है यहाँ की जगह से। इसका ये मसल ऑलमोस्ट ग्रेड सही है। समझ आ रही कि क्या है विंगिंग ऑफ स्कैपुला? तो ये ऐसे एमसीक्यू या ये उसमें भी आ जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, ये पेपर में भी आ जाता है, एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ विंगिंग ऑफ स्कैपुला? तो रीजन उसकी क्या होगी? डैमेज टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये जो कुछ यहाँ लिखा मैंने आपको बोल दिया, बस ये पार्ट इसका रहता है फिलहाल। किसकी? पुशअप, वॉल पुशअप, दीवार पुशअप, वॉल पुशअप टेस्ट, इसका टेस्ट है। ये दूसरे किसी सेमेस्टर को एनाटॉमी पढ़ाई जाए, शायद उनको ये चीज़ ना बताई जाए, लेकिन क्योंकि आगे जाके आपने लैब के टेस्ट भी करने हैं तो एक टेस्ट उनमें से ये भी है, वॉल पुशअप टेस्ट। और ये किसके लिए होता है? और लॉन्ग थोरैसिक नर्व के डैमेज को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं एक्जिला की तरफ। एक्जिला क्या है? एक रीजन का नाम है जो कि आर्म के नीचे है और जो आपका शोल्डर ज्वाइंट होता है वो इसी एक्जिला रीजन की एपिक्स पे होता है। जब ये देखिए इधर बांधा होता है, ये देखिए इसके जस्ट नीचे तो एक्जिला है, तो एक्जिला की एपिक्स है जो वहां पे क्या है? शोल्डर ज्वाइंट है। इसीलिए जब किसी का शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाए उसको रीलोकेट यहीं से किया जाता है। कई बार ऐसे पाँव की जो एड़ी है, हील, यहाँ रख के दबाया जाता है, ये जो हेड नीचे निकला होता है अपनी जगह पे आ जाता है। मसल को क्यों दबाते हैं? ये देखिए, ये हेड है ना, जब डिसलोकेशन हुई होती है ना, या तो ये हेड आगे की तरफ निकलता है, मोस्टली आगे की तरफ ही निकलता है, या ये ऊपर की तरफ चला जाता है, या ये नीचे की तरफ चला जाता है। ऐसे मसलन समझ लें डिसलोकेट हुआ और इधर मोस्टली डिसलोकेट होता है, यहाँ ये पोजीशन है। तो जब इसको रीलोकेट करना होता है, यहाँ से इसके बाजू को पकड़ के खींचते हैं ऐसे जैसे मैं खींच रहा हूँ, और दूसरा आपका पाँव या एक्जिला के अंदर होता है, यहाँ से खींचते हैं, पाँव से दबाते हैं तो इधर आ जाते हैं। ये देखिए, आपको मैं यहाँ कोई अगर बता दे तो मोस्टली ये निकाल नहीं कर सीधा 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 देखा होगा, उसका ये वाला बाजू डिसलोकेट हुआ, मैं क्या करूँगा, इधर से इसका ये बाजू पकड़ लूँगा,
इधर इधर ये बात तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ऐसे नहीं कर सकते। आप जब सीखोगे, कोई बंदा आपके सामने 5-6 बार ये रीलोकेट करेगा, फिर आपको साथ साथ सिखाएगा। आप कई बार गलतियां भी करोगे, आस्ता आस्ता ये सीखी जाती है और ये ऐसे रीलोकेट हो जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, सिर्फ एक झटका ही देना, खींचे पाँव से दबाया। अच्छा, जब भी रीलोकेट होती है कड़क की आवाज़ आती है, पीछे कड़क होता है और अपनी जगह पे पहुंच जाता है, नहीं टूटती, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी हार्ड होती है, दूसरा क्या होता है इर्द गिर्द उस बोन के ऊपर मसल्स लगे होते हैं, उन मसल्स ने स्ट्रेंथ प्रोवाइड की होती है उसको, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अच्छा एक कम है इसका, इसीलिए ये गिर रहा है, वो नहीं किया होगा। कि ये एक एरिया है जो कि आर्म से नीचे है, इसको इंग्लिश में अंडर आर्म कहते हैं, और इसी में शोल्डर ज्वाइंट होता है। सही। अच्छा, और यहां से क्या होता है, नेक वाले रीजन और चेस्ट वाले रीजन से जितनी भी ब्लड वेसल, नर्व ऊपर से नीचे अपर लीव की तरफ आनी है या अपर लीव से ऊपर की तरफ जानी है, नेक या चेस्ट की तरफ, वो एक्सिला में से होके ही गुजरती है, एक्सिला में से गुजरती है। सही है। जितने भी नेक और चेस्ट वाले रीजन से जितनी भी नर्व और ब्लड वेसल अपर लीव में आएगी या अपर लीव से नेक और चेस्ट में जाएगी, वो एक्सिला में से ही गुजरेगी। इसलिए एक्सिला की अगर इंजरी होती है तो वो बड़ी डेंजरस होती है, नर्व भी बड़ी सारी डैमेज हो जाती है और आर्टरीज भी बड़ी डैमेज होती है। इसकी एक्सिला, ये एक्सिला इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है, पूरा एक्सिला के ऊपर नोट लिखना, इसकी बाउंड्रीज पास करो, बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ एक्सिला, ये ऑलमोस्ट हर पेपर में होता है। अच्छा, तो इसकी एक एपिक्स होती है, एक बेस होती है और 4 इसकी वाल होती हैं, 4 दीवारें होती हैं इसकी। दीवारें कौन सी? एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एक मीडियल, एक लेटरल और इसकी यहाँ ऊपर, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है, ये इसकी एपिक्स, नीचे इसकी बेस। बेस, एपिक्स, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, मीडियल वाल और लेटरल वाल। सही है। ये आपने सारी बतानी होती है कि इसकी वाल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और इसकी एपिक्स कैसे बनी है और इसकी बेस कैसे बनी है। अटेंडेंस चल रही है ना? बहुत सारे लोग, मुझे पता होता है कि वो क्लास में हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं लगी होती, तो ऐसों को कि मैं अटेंडेंस खुद भी मार्क नहीं करता। मुझे पता होता है कि ये है क्लास में बैठा हो लेकिन अटेंडेंस उसकी नहीं होती। आप आगे की बात करें। अच्छा, जो इसकी एपिक्स होती है वो नेक की रूट तक होती है, यहाँ से नेक की रूट स्टार्ट हो जाती है, ये यहाँ से। सही। नेक की रूट के पास इसकी एपिक्स होती है। सही। और इसकी बेस जो होती है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल के दरमियान में होती है। इधर ये एंटीरियर वाल, ये पोस्टीरियर वाल, इनके दरमियान में ऐसे इसकी बेस होती है। तो आपने याद रखना है इसकी एपिक्स किन चीज़ों से बनी है, बेस किन चीज़ों से बनी है। एपिक्स इसकी अगर देखें, क्लेविकल सामने की तरफ है, ये इधर तक, ये क्या है,
एक्सिला की एपिक्स ही है। अगर सामने की तरफ देखें तो इसकी एपिक्स क्लेविकल से बनी है, पीछे की तरफ देखें तो अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से बनी है। ऐसे ही है, ये देखो अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से और इधर क्लेविकल से। अच्छा, मीडियल साइड पे देखें तो फर्स्ट रिब से इसकी एपिक्स, ये फर्स्ट रिब, ये मीडियल साइड पे लगी। और आउटर अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला मोस्टली आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब मिडली, बस यही चीजें हैं इस तरफ, तो क्योंकि ये क्लैविकल ही कंटिन्यू हो रही है और बॉर्डर और क्लैविकल दोनों इकट्ठे हो गए, इसलिए आउटर बॉर्डर आपको नहीं दिखती है। ये एक्सिला पूरा एक रीजन है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या दोबारा बता रहा हूँ, इसकी एपिक्स की बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? सामने की तरफ देखें तो क्लैविकल, पीछे की तरफ देखें तो अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, मीडियल साइड से देखें तो फर्स्ट रिब। अच्छा, जो एपिक्स है इसकी एक्सिला की एपिक्स है, इसको सर्वाइको एक्सिलरी केनाल भी कहते हैं। सर्वाइको एक्सिलरी केनाल क्यों कहते हैं इसको सर्वाइको एक्सिलरी केनाल? क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर हैं, वो नर्व हैं, आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, वो नेक से जब अपर लिम्ब में आते हैं तो एक्सिला में से होके गुजरते हैं। एक्सिला की एपिक्स में से पहले आते हैं, फिर एक्सिला में से, फिर उसकी बेस से निकल के अपर लिम्ब की तरफ, इसलिए इसको सर्वाइको एक्सिलरी केनाल कहा जाता है। सही, इसकी एपिक्स को खास तौर। अच्छा, इसकी बेस अगर देखें तो कैसे बनी हुई है? फ्रंट से अगर देखें तो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर था, ऐसे ही था, उसका इंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे आ रहा, ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ अगर लगा हो, ऐसे करके लगा है अगर मसल, तो इसकी बेस की इंटीरियर वॉल कैसे बनी हुई है? यहाँ पे लगा रहा है, तो ये जो इंटीरियर इसका बॉर्डर है पेक्टोरलिस मेजर का, इसने इसकी बेस की एंटीरियर साइड बनाई है, फ्रंट बनाया। सही है, ये बातें बाद में समझ कोई नहीं आती है। अब देख लो क्या है, ये लगा हुआ है ना पेक्टोरलिस मेजर, इसका ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, इसने इसकी बेस का फ्रंट बनाया। सही, और ये जो फ्रंट बना हुआ है, ये जो किनारा है पेक्टोरलिस मेजर का, इसको एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। और इसी तरह इसका ये जो पीछे वाला इधर एक्सिला इधर ही बनता है, इधर वाला, इधर एक मसल जो हमें पीछे बैक की तरफ पड़ा था कि आगे इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, वो कौन सा था? स्टेटस से नीचे दो मसल कोर लगे हुए हैं, वो क्योंकि अभी आपने पढ़ी थी, वो भी इधर ही आ रही है। तो दो मसल कौन सी है? एक टीरिस मेजर है और एक लेटिस्मस डोर्साई है। वो पढ़ा हुआ है लेकिन इसमें नहीं पढ़ा। तो जब आप उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वो भी इधर ही आ रही है, इधर नहीं आ रही, इधर आ रही है, क्योंकि ये बॉर्डर इसका है, ये क्योंकि ये जुड़ा का नहीं है, इसलिए काम खराब है। इधर पेक्टोरलिस मेजर और इधर क्योंकि आगे वो टीरिस मेजर और लेटिस्मस डोर्साई जुड़े हुए हैं। इधर जब इनका किनारा होगा तो ये मेरी उंगली वाली, इधर इसका किनारा होगा, वो इसका पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड होगा। समझ आई? एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड पेक्टोरलिस मेजर से, और पोस्टीरियर इसका जो पोस्टीरियर वॉल है या पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है, वो बनी है लेटिस्मस डोर्साई और टीरिस मेजर से। और मीडियल साइड पे ये जो मीडियल साइड है, ये रिब वाली, ये बनी हुई है 4 to 5 रिब एंड द चेस्ट वॉल। इसकी समझ आई? फिर बेस जाने को बेस ये इधर पेक्टोरलिस लगा हुआ है, ये जो मेरी उंगली है यहाँ पे किनारा है पेक्टोरलिस मेजर, उसने एक्सिला की बेस की एंटीरियर वॉल बनाई हुई है। यहाँ पीछे दो मसल्स हैं, एक लेटिस्मस डोर्साई है और एक
सीरीज में जो है ये जो मेरी छोटी उंगली है यहाँ पे उनका किनारा है, तो इसके बेस की पोस्टीरियर वाल में है। ये जो हमें ये वायर लगी हुई है ये रील्स हैं, इन्होंने इसका बेस की मीडियल साइड बनाई हुई है। बिल्कुल लेटरल की तरफ तो साफ नजर आ रहा है ह्यूमरस ही है। हो गया अगर ये होता ना प्रोजेक्टर होता तो काफी अच्छी समझ भी आ सकती है और